हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नरूला स्टेनोग्राफी। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा डीडीए का जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसके लेवल के बारे में, और दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट के रिटन एग्जाम के बारे में, और तीसरा एसएससी के अलावा और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स नहीं आता। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह कुछ कमेंट्स। एक ओमकार नाम के स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा है मेरे से कि सर जब हम जॉब पे लग जाते हैं उसके बाद हमारा काम क्या होता है और डिक्टेशंस किस तरह से प्रोवाइड करी जाती है हमें। तो सबसे पहले तो काम क्या होता है हमारा मेन काम होता है कि हमारे ऑफिस की तरफ से जो लेटर्स जाते हैं, जो हमारे ऊपर हेड होते हैं उनकी तरफ से अगर कोई लेटर जा रहा है तो उसे हम टाइप करके जो वो बोलते हैं हमें वो अपनी शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, और वो टाइप करके एक बार चेक करा के वो हमारी तरफ से जाता है ऑफिस में से। ठीक है। और दूसरा मेन काम होता है हमें जो हमारे ऊपर हेड होते हैं उन्हें हम असिस्ट करते हैं। एक स्टेनोग्राफर असिस्ट करता है अपने ऊपर जो हेड होता है। तो स्टेनो का मतलब ही यही होता है कि असिस्ट करना किसी को। ठीक है, उसका मेन काम ही यही होता है कि किसी को असिस्ट करना। और दूसरी बात आती है कि स्पीड की। उस बच्चे ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर स्पीड क्या होती है। जैसे कि अगर हमारी स्पीड अभी 80 की है और वो कुछ उससे ज्यादा स्पीड पे बोल देते हैं, तो देखो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप एक गवर्नमेंट जॉब पे होंगे, अगर आप जॉब पे लग जाते हैं तो कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। अगर आपसे कुछ छूट भी जाता है तो आप दोबारा पूछ के लिख सकते हैं, और एक बार चेक जरूर होता है। जो भी आप लिखते हो वो एक बार चेक होता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। स्पीड कितनी भी हो आपकी, वो कुछ भी बोले, आपसे कुछ छूट गया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है। और भी छोटा मोटा कोई फाइलिंग का काम हो या ऑफिस का और कोई काम हो तो बस एक स्टेनोग्राफर का यही काम होता है। ज्यादा वर्कलोड होता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो आप वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा डीडीए का रिटन एग्जाम का लेवल। ठीक है। तो डीडीए का जो रिटन एग्जाम का लेवल होता है वो बहुत इजी होता है, इतना एसएससी के कंपैरिजन में इजी होता है। पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश, अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक कर जाना अच्छे से। अगर आपकी इंग्लिश जो आपकी बेसिक इंग्लिश होती है वो आपको आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे कॉमन एरर्स करने में। क्योंकि जब मैं एग्जाम दे के आया था तो 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल्स के आए थे और 1 से 2 क्वेश्चन उसमें सिंटेक्स के आए थे। तो जैसे कि शिफ्ट्स होंगी डिफरेंट, तो उनमें भी सब कुछ ऐसे ही आया था। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है तो एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। और यूं मत सोचना कि सीट 100 है। सीट मेरी भी 35 थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो 35 सीट्स में मेरी भी एक सीट आई थी। तो यूं मत सोचना कि 100 सीट्स है बस उसमें हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर एलिजिबल हो, कैपेबल हो तो आराम से क्लियर कर लोगे और जॉब मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एसएससी के लेवल की आती है, मतलब इतना नहीं कि ज्यादा हार्ड आती हो। एसएससी के लेवल की आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगी। और तीसरा आती है हमारी जीके की बात। जीके भी इसमें आसान आती है। अगर लूसेंट अच्छे से कर रखी है तो 20 to 30 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, मीन्स 20 से 30 क्वेश्चन जीके के। और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स आती है वो भी, तो 30 से ऊपर अपने मार्क्स मान के चलना। अगर अच्छे से आपने जीके कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर एसएससी की तैयारी अच्छे से करी है तो डीडीए बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा आपका। और आगे आने वाले टाइम में जितने भी डीडीए के फॉर्म भरें तो आप सब लोग भर देना, अगर अब की बार नहीं भरा तो। बात करते हैं उन एग्जाम्स के बारे में, उन फॉर्म्स के बारे में जिसमें हमारा मैथ्स नहीं आता। तो एसएससी तो आपका पहले से है ही जिसमें मैथ्स नहीं आता। दूसरे नंबर पे आता है हमारा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें भी हमारा मैथ्स नहीं आता। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के जो फॉर्म होते हैं वो, उसमें हमारा शॉर्ट हैंड का एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट, उसमें मैथ्स नहीं आता, जो टीयर 1 होता है उसका। और सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसमें भी आपका मैथ्स नहीं आता। तो आप इनके फॉर्म जब निकले तो भर देना। उसका पैटर्न मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद आती है मेन हमारी हरियाणा की बात। हरियाणा में जब आप फॉर्म भरते हो तो बस 10 मार्क्स का मैथ्स आता है। तो अगर फॉर्म निकले, 2018 में निकले थे, 19 में भी निकले थे, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर और सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर इसके फॉर्म, तो अब अगर निकले तो भर देना। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा एंड पंजाब जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, उसके एग्जाम में भी मैथ्स नहीं आता। जब पिछली बार हुए थे उसमें बस स्किल टेस्ट हुआ था और बच्चों ने सिलेक्शन लिया था अपना, पिछले साल उनकी ज्वाइनिंग हुई थी।
तो हरियाणा में कभी फॉर्म निकले स्टेनोग्राफर के तो भर देना, क्योंकि मैथ्स नहीं आता, 10 नंबर का आता है और इजी आता है। टाइम एंड वर्क में से आएगा, और जो हमारे इंटरेस्ट वाले चैप्टर होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आते हैं क्वेश्चन, उसमें ज्यादा हैवी मैथ्स नहीं आता, उसमें आसान सा मैथ्स आएगा, आप लोग कर लोगे। तो ये कुछ 5-6 एग्जाम्स हैं, इनमें स्टेनो वाले एग्जाम में मैथ्स नहीं आता, भर देना अगर फॉर्म निकले तो। अब बात करते हैं अपने दिल्ली हाई कोर्ट के, जो हमारा रिटन टेस्ट होता है उसका क्या पैटर्न होता है और कैसे उसका एग्जाम होता है। तो देखो, दिल्ली हाई कोर्ट का जो रिटन टेस्ट होता है, उसके जो फॉर्म्स होते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के, उसके फॉर्म हर साल नहीं निकलते, लेकिन पिछले साल निकले थे और 2018 में भी उसके फॉर्म निकले थे। तो अब ये उम्मीद है कि अगले साल भी निकले दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्म। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी निकले थे पिछले साल, तो फॉर्म निकले तो भर देना, चाहे उसमें 2 सीट हो, 5 सीट हो, 10 सीट हो, इस चीज के चक्कर में मत रहना। मैं बता दूं आपको कि मेरे एग्जाम में भी 35 सीट्स ही थी बस, तो मैंने फॉर्म भरा और मैं एग्जाम दे के आया। तो अगर 5 भी सीट्स हो तो भर देना फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पता आपका नंबर आ जाए, अच्छी से प्रिपरेशन करके जाओगे तो नंबर जरूर आएगा आपका। अब बात करते हैं अपने दिल्ली हाई कोर्ट के जो हमारा पैटर्न है रिटन टेस्ट का, उसके बारे में। सबसे पहला आपका आता है जीके का पार्ट। तो जीके के पार्ट में आपको क्या करके जाना है, बस करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना, लूसेंट भी नहीं पड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर्स अच्छे से करिए तो एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर 30 मार्क्स की जीके आती है तो 25 मार्क्स ले आओगे अगर करंट अफेयर्स करके जा रहे हो अच्छे से तो। उसके बाद आती है हमारी रीजनिंग की बात। रीजनिंग थोड़ी हाई लेवल की आती है हमारे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, इसमें थोड़ी हाई लेवल की रीजनिंग आती है। उसमें ब्लड रिलेशन और एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ज्यादा आते हैं और वो होते भी नहीं है इतनी जल्दी से, उसमें टाइम लगता है, इसलिए वो आपको थोड़ा टाइम भी ज्यादा देते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है इंग्लिश का पार्ट, तो इंग्लिश का लेवल भी एसएससी से थोड़ा ज्यादा होता है। जो उसकी वोकैब पार्ट होता है, वोकैबलरी का जो पार्ट है उसमें वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और एक्ट पैसिव है, ये सब कुछ सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस होते हैं और आप कर सकते हो। और इसकी कोई कट ऑफ भी नहीं जाती आपको। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो बस 50% मार्क्स लाओ, अगर एग्जाम 90 मार्क्स का है तो आपको 45 अबव मार्क्स लाने हैं, और अगर पेपर हमारा 120 मार्क्स का है तो आपको 60 से ऊपर नंबर लाने होते हैं। तो इतना कोई भारी वो नहीं होता, अगर आप थोड़े बहुत तुक्के भी मार देते हो रीजनिंग में तो एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, जिसमें 110 तो एसपीए के लिए और 100 की स्पीड पीए के लिए होती है, आपको पता होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि स्किल को, अब जो हमारा एसएससी का आ रहा है स्किल टेस्ट पे ध्यान कितना दें कितना ना दें। बच्चे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं मेरे पास, तो देखो अपने स्किल पे ध्यान दो उतना जितना आप दे सको। आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, 2 घंटे 3 घंटे बहुत है, इससे ज्यादा टाइम दोगे तो फिर रिटर्न की तैयारी छूट जाएगी आपकी। अगर हो चुकी है रिटर्न की तैयारी तो आप ज्यादा टाइम अपना दे सकते हो अपने स्किल के लिए। तो 2 से 3 घंटे दो अपने स्किल के लिए, और उसमें आप 2 या 3 एक्सरसाइज लिखो पूरी 800 वर्ड्स वाली, और उसको रीड जरूर करो। टाइप नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइपिंग पे भी ध्यान देना है। टाइपिंग पे आप आधा घंटा अपनी ध्यान दो, लेकिन शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्रिप्ट मत करो अपने टाइपिंग में, बस उसे रीड करो। जब उसे लिख लो उसे रीड करो 2 बार, चाहे 2 ट्रांसक्रिप्शन लिखो या फिर 3 लिखो, लेकिन रीड 2 बार करना ही करना है आपको। और इससे मैं गारंटी लेता हूं आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस छूटेगी नहीं बिल्कुल भी। मैंने खुद, अभी मेरा एग्जाम था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, उसमें 6 महीने से मैंने शॉर्ट हैंड नहीं लिखी थी, तो अब मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी तो कैच हो जाती है वापस स्पीड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी स्पीड 80 की है तो स्पीड आप कैच कर लेंगे बाद में, ठीक है। और बस अपनी मेहनत करते रहो अच्छे से। और स्किल टेस्ट के लिए वीडियो में एसएससी के जो हमारा रिटर्न होने वाला है उसके बाद बनाऊंगा, ताकि अभी बच्चे रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद ही बताऊं आपको कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। और रही लाइव की बात, मैं लाइव 1 वीक छोड़ के अगले वीक में आऊंगा लाइव, तो जुड़िए मेरे साथ और सारे डाउट्स आपके वहां पे क्लियर करूंगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you।